कभी सोचा है कि हजारों सालों से खड़ी एक पूरी पर्वत श्रृंखला की कोई कानूनी परिभाषा ही ना हो। आज हम अरावली की इसी हैरान करने वाली कहानी को समझने जा रहे हैं। ये एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो एक ऐसी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई के बीच में है जो इसके वजूद को ही हमेशा के लिए बदल सकती है। और देखिए, यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस दशकों पुराने मसले को सुलझाने की कोशिश की, तो अनजाने में एक और भी बड़ी उलझन पैदा हो गई। चलिए देखते हैं कि कैसे चीजों को साफ करने की एक कोशिश ने लगभग सब कुछ उल्टा कर दिया। तो इस कानूनी दांवपेच को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के पर्यावरण और भूगोल के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। इस तस्वीर को देखिए। अरावली की अपनी एक अलग ही, थोड़ी कठोर लेकिन नाजुक सुंदरता है। ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है जो सदियों से यहाँ पनप रहा है। पर अब ये लगातार बढ़ती इंसानी गतिविधियों के दबाव में है, जो इसके नाजुक संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो आखिर अरावली इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं है। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में से एक है, जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक हरी दीवार की तरह खड़ी है। ये बाघों से लेकर अनगिनत पक्षियों तक वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत जरूरी पनाहगाह है। इतना ही नहीं, ये कई बड़ी नदियों के लिए पानी का एक अहम सोर्स भी है, जो लाखों लोगों की जिंदगी चलाता है। और एक मजेदार बात, दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो भी रायसीना हिल पर बना है, जो इसी प्राचीन पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी की जड़ पर। एक ऐसा मुद्दा जो सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है, पर असल में बहुत पेचीदा है, और इसी ने दशकों तक शोषण और कानूनी लड़ाई का रास्ता खोला रखा। जरा सोचिए, एक इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला जो 4 राज्यों में फैली है, और फिर भी दशकों तक उसकी कोई एक यूनिफाइड कानूनी परिभाषा ही नहीं थी। इस कानूनी खालीपन ने अवैध खनन और बेतरतीब विकास के लिए दरवाजे खोल दिए, और ये इकोसिस्टम धीरे धीरे तबाह होता रहा। यही वो पहेली थी जिसका सामना सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। जब कोई तय सीमा ही नहीं है, तो आप किसी इकोसिस्टम को बचाएंगे कैसे? ये कानूनी और लॉजिकल दुविधा थी जिसके लिए एक बड़े और साहसी समाधान की जरूरत थी। तो महीनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसे इस दशकों पुरानी समस्या का आखिरी हल माना जा रहा था। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये टाइमलाइन इस कानूनी उठापटक की पूरी कहानी कहती है। जनवरी 2024 में मुद्दा उठा और नवंबर 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला आ गया। लगा कि बस अब समाधान मिल गया, लेकिन फिर सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा मामला ही पलट गया। तो कोर्ट का समाधान क्या था? उन्होंने एक सीधा सा नियम बनाया, 100 मीटर की ऊंचाई का नियम। मतलब कोई भी जमीन का हिस्सा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो, उसे अरावली माना जाएगा। सुनने में यह काफी साफ और सरल समाधान लग रहा था, लेकिन असली पेंच तो इसकी बारीकियों में था। अब देखिए, कोर्ट की नीयत अच्छी थी। वो दशकों के कानूनी भ्रम को खत्म करके एक स्पष्टता लाना चाहते थे। सोच ये थी कि पर्यावरण की सुरक्षा और सस्टेनेबल माइनिंग की जरूरत के बीच एक संतुलन बनाया जाए, जिससे दोनों के लिए एक साफ रास्ता निकल सके। लेकिन जैसे ही इस फैसले की खबर बाहर आई, एक हंगामा सा मच गया। जिसे एक समाधान माना जा रहा था, वो जल्द ही एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया, और इसने पूरी कहानी को एक नई, अप्रत्याशित दिशा में मोड़ दिया। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। 50%। डाउन टू अर्थ मैगजीन के एक एनालिसिस के मुताबिक इस नई परिभाषा के तहत अरावली का लगभग आधा हिस्सा माइनिंग के लिए खुल सकता था। ये एक चौंका देने वाली बात थी, जिसने पर्यावरणविदों में खलबली मचा दी। लोगों का गुस्सा इतना तेज था कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना पड़ा, और फिर एक बहुत ही दुर्लभ कदम उठाते हुए कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से यह माना कि उसके अपने ही फैसले ने बड़े पैमाने पर भ्रम और चिंता पैदा कर दी है। और फिर हुआ वो जिसने कानूनी जानकारों को भी हैरान कर दिया। अदालत ने कुछ ऐसा किया जो भारतीय न्याय के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। सिर्फ 38 दिन। सोचिए, अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने के ठीक 1 महीने बाद अदालत ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। इतनी तेजी से लिया गया ये यू टर्न दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी। कोर्ट सिर्फ जनता के दबाव में नहीं आया, बल्कि उसने अपने ही तर्क पे गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या हमने अनजाने में एक स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स बना दिया है? क्या हमने असल में माइनिंग के लिए और ज्यादा जमीन खोल दी है? और सबसे जरूरी,
क्या हमारा फैसला ठोस वैज्ञानिक डेटा पर आधारित था? ये बहुत बड़े सवाल थे। तो नतीजा क्या निकला? फौरन सभी माइनिंग गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक और साथ ही एक नई हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया गया ताकि जीरो से शुरुआत करके इस मुद्दे को फिर से परखा जा सके। तो ये सारी खींचतान हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करती है? इस कानूनी बवंडर के बाद अरावली का भविष्य शायद पहले से भी ज्यादा अनिश्चित हो गया है। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी का सार है। एक तरफ था नवंबर का फैसला जो एक निर्णायक हल जैसा लग रहा था, दूसरी तरफ दिसंबर का रोक आदेश जिसने सब कुछ रीसेट कर दिया, हमें वापस वही ले आया जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन इस बार एक बड़े फर्क के साथ। इस बार इसे सही करने का एक मौका है, एक ज्यादा मजबूत वैज्ञानिक जांच के साथ। और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये एक बहुत जरूरी कदम था। जैसे पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता बताते हैं, कोर्ट का ये यू टर्न एक तरह से इस बात को मानना है कि जो पहली सरकार के नेतृत्व वाली कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें वैज्ञानिक मजबूती की कमी थी। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वाकई कोई एक परिभाषा एक प्राचीन इकोसिस्टम को बचा सकती है, लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रख सकती है और कानूनी कसौटी पर भी खरी उतर सकती है? अरावली की कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है। ये विकास, पर्यावरण और कानून की खींचतान के बीच संतुलन बनाने के हमारे संघर्ष की कहानी है। और इसका सही जवाब क्या होगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।